बबरक शाह, कौन नहीं जानता, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे हैंडसम, ऐसे चार्मिंग स्टार हैं। तो जब जब भी स्क्रीन पे आए उन्होंने हज़ारों नहीं लाखों चाहने वाले पैदा किए। एक ज़माने में ख़वातीन उनकी बहुत ज़्यादा दिलदादा थी, ज़ाहिर है वो एज ऐसी थी, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते गए वैसे वैसे फ़न में भी पुख्तगी आती रही। और बबरक शाह की अगर बात की जाए तो उनके वालिद जनाब तारिक शाह साहब, उनके भाई तैमूर साहब जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तैमूर तो अभी हैं, और तारिक शाह साहब मरहूम जो अपनी एक अलग पहचान रखते थे, जिनके किरदार नाकाबिले फरामोश हैं, उसी लेगेसी को लेकर चल रहे थे बबरक शाह। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत कम काम करते हैं, बहुत कम स्क्रीन पे नज़र आते हैं। फ़िल्मों में हीरो रहे, हदायतकारी की, टीवी प्लेज़ में काम किया, लेकिन अब क्यों नज़र नहीं आ रहे? इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए आज हम बबरक शाह की रहायशगाह पे मौजूद हैं। HD एंटरटेनमेंट के साथ आप बबरक शाह से अभी गुफ्तगू सुनेंगे, देखेंगे। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, मेरे साथ मेरी टीम है और हम बबरक शाह साहब से गुफ्तगू करें। शाह जी, क्यों आजकल ऐसा है कि कम लोग, चूँकि व्यूअर्स हैं वो कम जानते हैं इंडस्ट्री के हवाले से। हमें तो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 55 ईयर्स हो गए। तो आपने तो होश भी, आपकी इनकी एज 55 नहीं है, इन्होंने चूँकि ये इन्होंने होश वाला अपने वालिद को काम करते हुए देखा, तो जाहिर है उस वाले से ऐसे ही मेरे वालिद साहब ने जब काम किया तब यहाँ लाहौर में 72 में वो आए, तब से वो इंडस्ट्री से जुड़े हैं। तो आज देख लें 24 हो गए, बहुत सरसा हो गया। और उन्होंने बड़ा मुकाम अपना काम के हवाले से उनका था। तकरीबन 800 फिल्में जी, की, बेताश उनको अवार्ड मिले। कोई भी पाकिस्तान का ऐसा अवार्ड नहीं है सिवाय वो हमारा एक गवर्नमेंट अवार्ड देती है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का। हाँ, वो तो उनको नहीं दी। असल में शाह जी उसमें ये ना वो हमारे यहाँ बड़े अजीब से मामला हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाता है जिनकी परफॉर्मेंस किसी और हवाले से बहुत शानदार होती है। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लेम किया, लेकिन गूगल पे मेरा नाम लिखे तो आगे ना वर्ल्ड रिकॉर्ड सजेशन में वो देता है। अच्छा, मगर देखिए पाकिस्तान में मुझे कोई ये जो है वो नहीं मिला प्राइड ऑफ पाकिस्तान में तो आप आज से 20 साल हो गए। और उसके लिए अच्छा मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कारकर्दगी अपनी जगह, आपका कैरियर अपनी जगह, लेकिन उसके लिए एक अलग सी वो है सियासी ताल्लुक बनाए वो तो। और आप जिस तरह बोल्ड और दबंग किस्म के आदमी हैं, आपने क्या ताल्लुक था, तो बिगाड़ने के माहिर हैं। अच्छा ईशा जी, मुझे ये बताइएगा कि मुझे याद पड़ता है कि जब रीमा खान फिल्म बना रही थी, जिसमें आपने पहली दफ़ा आप स्क्रीन पे नजर आए, कोई तुझसा कहा। हाँ, कोई तुझसा कहा। और इत्तेफाक की बात है कि मेरी दूसरी फिल्म, मेरी पहली फिल्म थी क्यों तुमसे इतना प्यार, वो जब गुल साहब में, वो गुल साहब में, हाँ, ये दोनों चीजें एक साथ हुई थी। आगे रिलीज में रखा वो रीमा की पहली एक ही साल। अच्छा, एक ही साल में कुछ महीनों का ही फर्क। अच्छा, तो जिन्होंने वो देखी थी वो समझते मेरी वो स्टार्ट है। अच्छा, जिन्होंने वो देखी थी वो जाहिर है अजब गुल भी बड़े ज़बरदस्त अदाकार, हदायतकार, कामयाब, और रीमा की वो फिल्म भी बड़ी नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल, इंडिया पाकिस्तान जी बिल्कुल ऐसे ही, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ था उस वक्त। ये है कि उस वक्त देखें हमारा तो सोशल मीडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल नहीं था। तो अभी मैं जब अपना काम देख रहा था तो मेरा 10 साल का काम सोशल मीडिया पे है ही नहीं, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब जिस फिल्म का आप नाम ले रहे हैं उस फिल्म को सोशल मीडिया पे आप सर्च करें, आपको इक्का दुक्का शायद कोई छोटी मोटी सी चीज़ मिल जाए, मगर अदरवाइज फिल्म का कोई पता हमारे यहाँ इस पे ख़ास तौर पे फ़नून लतीफ़ा के हवाले से ये बड़ा हाँ। अब देखिए मैंने इंडिया पाकिस्तान के साथ मिल के काम किया हुआ है। तड़प हमारी एक फिल्म थी, उसमें इंडियन कास्ट को लेके, वहाँ की सारी कोलैबोरेशन लेके 2006 में हमने उस मूवी को बनाया। तो उस फिल्म को भी जब आप सर्च करेंगे तो ऐसी आपको इक्का दुक्का सी चीज़ें मिल जाएंगी, मगर फिल्म के हवाले से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नेवर नो कि क्या ज़ाहिर में बड़ा हमारे यहाँ तो इस पे ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी जाती, लेकिन वो आज अगर मैंने इंडिया में जाके फिल्म की होती तो लोग कहते ओए, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से आए हैं और मारूफ हुए हैं, हालांकि काम तो वो पहले से ही कर रहे थे। ये बड़ी बदकिस्मती है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा शाह जी, आपका बहुत शानदार आगाज़ हुआ। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री कदरे एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उसके फौरन बाद कुछ अर्से बाद जब मैं आया ना, मेरे वाले साहब जब आए तब गोल्डन एरा, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है, सारी दुनिया से लोग हाँ जी, बिल्कुल आ रहे थे, बिल्कुल और ऐसे फिल्में बन रही थी और सिनेमा स्टूडियोज
मतलब लाहौर में बिल्कुल कितने ऐसे सारे ही। स्टूडियोज, वो फिल्म जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट ही पंजाब से करती है। ठीक। चाहे कोई इस पे कोई भी अपनी राय रखता हो, मगर इसमें कोई बायस राय नहीं है, कोई दोगली राय नहीं है, ये सीधी सीधी राय है। सही। इंडस्ट्री जो है वो पंजाब से रिलेटेड है, वो बिल्कुल। लाहौर से रिलेटेड है, तभी इसको लॉलीवुड कहते हैं। ठीक। ठीक है, तो मसला है कि वो जब टाइम था वो था गोल्डन एरा। उस गोल्डन एरा में बड़ों ने काफ़ी सारी गलतियां की, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो है, जब मैंने स्टार्ट लिया एक जनरेशन के बाद, जी जी तकरीबन 30 साल के बाद, बिल्कुल तो मैंने जब स्टार्ट लिया तब इंडस्ट्री जवाल की तरफ जा रही थी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मैं ये महसूस कर रहा था 95 से सही। कि इंडस्ट्री जो है वो जवाल की तरफ जा रही है। हालांकि लोग जो हैं, क्योंकि हम अंदर के लोग हैं, बिल्कुल तो ऐसे। हम वो चीज़ महसूस करते हैं जिन लोगों को कुछ सालों के बाद पता बिल्कुल लगा। ज़ाहिर आप उसका हिस्सा जो है, तो ज़ाहिर मसाइल अगर घर में होंगे तो घर में रहने वाले ज़्यादा बेहतर आगाह होंगे उससे। बिल्कुल ऐसे ही। तो उससे मैंने वाले साहब को कहा भी कि इंडस्ट्री जो है ना वो जवाल की तरफ जा रही है आने वाले टाइम में ना। ये तो मेरे वाले साहब ने जवाल देखे थे। ठीक। और उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी। हाँ, बिल्कुल उन्होंने ऐसे। सवाल देखे थे, फिर वो चढ़ाव देखा, फिर इंडस्ट्री का सवाल देखा, फिर ऐसे। आपको याद है सुल्तान राय साहब के मरने जी, के बिल्कुल बाद ऐसे ही। एक स्लम आया बिल्कुल था, ऐसे। वो स्लम फिर से चल पड़ा। मगर उसको ये कि तब आर्टिस्ट भी अवेल थे, प्रोड्यूसर भी अवेल थे, इन्वायरमेंटल सारा माहौल जो है वो अच्छा था, मुल्क के हालात भी कुछ बेहतर थे। ठीक है, इस तरह की पोजीशन नहीं थी जो अब पोजीशन तो बन गई है। नफसा नफसी का दौर नहीं था। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सोशल मीडिया भी इतना कॉमन नहीं था, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए या फिल्म देखते थे बिल्कुल या ऐसे। टेलीविजन देखते थे, प्राइवेट चैनल भी इतने ज़्यादा जी, नहीं जी। थे, तो वो एक डिफरेंट सा माहौल था। तो उसके बाद जब ये 2003 के बाद जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई, प्राइवेटाइजेशन शुरू जी, जी। हुई और प्राइवेट चैनल्स बनने शुरू हुए, और फिर सोशल मीडिया 2004 में बाहर इंटरनेशनल दुनिया में एग्जिस्ट किया और पाकिस्तान में आते आते उसको 4-5 साल जी, जी। उस ट्रेंड को बनने में लगे। फिर उस ट्रेंड को डेवलप करने में तकरीबन एक 14 से 15 साल का डिफरेंस है। अब आज सोशल मीडिया का टाइम है, बिल्कुल इसको मैंने बनते हुए देखा। मैंने एनालॉग से दुनिया को डिजिटल होते हुए देखा। बिल्कुल ठीक। तो मैंने वो इन बिटवीन दोनों चीज़ें सीखी, वो चीज़ें भी सीखी, क्योंकि मेरी अर्ली फिल्में जो है वो 35 mm पे बनी हुई। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ऐसे। अब 35 mm जो है वो ऐसे ही है कि वो बातों की हद नायाब तक हो रह गया, हाँ। बातों में जिक्र होता है उसका। बिल्कुल ऐसे। पोलराइज फिल्में अब हाँ नहीं जी, बनती, बिल्कुल। तो अब डिजिटल हो गई। तो उस वक्त मैं उन्हें कहता था कि आने वाला टाइम जो है ये डिजिटलाइज हो जाएगा, आप इसको इंक्रीज करें, अपने स्ट्रेटजी ऑफ फिल्म मेकिंग को चेंज करें। मगर चूंकि मैं बच्चा था तो लोग समझते थे कि ये बच्चा है, इसकी अपनी एक वो है, मगर मैं विजनरी था उस वक्त भी, मैं लोगों से हटके था, अल्लाह का शुक्र है उस वक्त भी। तो मैं देख रहा था कि क्या होने वाला है। तो वो सब चीज़ें फिर हुई, दुनिया डिजिटलाइज हुई, पोलराइज खत्म हुई। इन्होंने इख्तियार नहीं किया उस सिस्टम को और पीछे रह गए। बिल्कुल, स्टूडियो को मैंने कहा कि आपकी लैब्स बंद हो जाएंगी, ये चलेंगी नहीं, क्योंकि आगे टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। तो उन लोगों ने उस वक्त रियलाइज नहीं किया। उन्होंने कहा लैब की खैर है, स्टूडियो ही बंद करवाएंगे। ऐसी है वो, तो गोदाम बन गए अब तो। मतलब अच्छा जी, यकीनन जब एक आर्टिस्ट आता है तो वो बहुत सारे उसका जोश होता है और उसको नज़र आ रहा होता है कि उसको कहाँ तक जाना है। तो जाहिर है आपने कोई अचानक नहीं, आपने सोच समझ के इस फील्ड में रखा, बिल्कुल प्लान करके रखा था। और फिर आप हर दिल अजीज थे ख़वातीन में भी, तो वो बंदे को लगता नहीं यार ये कैसे वक्त में मैं आ गया कि अचानक ही ये सब कुछ, और वैसे ही डाउनफॉल चल रहा था। देखिए, मैं तो आपको बताया कि मेरे जहन में जो ये बात थी ना कि ये इंडस्ट्री फिर जब 2014 का टाइम आया, ये उससे पहले कह रहा था। बिल्कुल। जो आपका सवाल है 2014 की बात कर रहे हैं। 2014 के बाद जो है सिस्टम ये शुरू हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री शिफ्ट हुई एक शहर से दूसरे शहर, लाहौर से कराची चली। ठीक है, अब कराची वालों के पास जब आप जाते थे, उन्हें कोई बात समझाते थे तो वो कहते थे कि हमसे ज़्यादा समझदार तो है कोई नहीं। ठीक है, वी आर द फाइनल वन। चूँकि वो लोग, हम रहते थे दरियाओं के पास, सही। ठीक है, दरियाओं पे जो है वो सकाफतें आबाद होती, बिल्कुल ठीक। ठीक है, समंदरों के साथ शहर आबाद होते, तो उनको सकाफत से कोई लेना देना नहीं था। वो वैसे भी पूरी तरह कारोबारी सारे मामला थे। तो वो उनको बिजनेस के एंगल से देख रहे, तो जो उनका बिजनेस चल रहा था वहाँ पर वो था टेलीविजन। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर का टेलीविजन सारा कराची एग्जिस्ट करता था। बिल्कुल, अभी भी वहीं पे सारा आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री। क्योंकि टेलीविजन जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ कमर्शलाइजेशन से चलता है, यानी कि आपके जो टीवी कमर्शियल्स हैं उनका जो कोर है
उनके हेड्स जो हैं आपके जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं या जितने भी पाकिस्तानी कंपनी हैं उनके हेड ज़्यादातर कराची बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ऐसे। तो वो उनसे कम्युनिकेट करके अपने टेलीविज़न के पास रिसोर्सेज लेके बिल्कुल आते ऐसे, हैं, ऐसे। ठीक है। तो इसलिए वो वहाँ थे आबाद, उनके लिए वो ठीक था। मगर फिल्म के लिए जो है कमर्शियल का कोई मानी नहीं। फिल्म इटसेल्फ एक कमोडिटी है, बिल्कुल ऐसे। इटसेल्फ एक कमोडिटी है। लोग उसको आते थे देखने के लिए, उसको एंजॉय और करते ज़ाहिर थे। है तफरीह का ठीक एक है। बेहतरीन जरिया रहा है। तो उस वक्त हालात भी इस तरह के थे। फिर उन लोगों ने जो उस वक्त खामियां थी वो भी मैंने उनको पॉइंट आउट की, और 2019 तक वो समझे नहीं, तो 5-6 साल का ही मैंने टाइम दिया। चलिए आपने वो भी खत्म हो गई। आपने बतौर हदायतकार भी काम किया। जाहिर है आप इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। आपको आप चूँकि उससे गुजरे थे और आपको लगता था कि आप बतौर हदायतकार कहीं, लेकिन वो भी सिलसिला आगे नहीं चल सका। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बताया मैंने डायरेक्शन करने का कोई शौक नहीं। अच्छा। डायरेक्शन मैंने मजबूरी की थी। मजबूरी इसलिए की थी कि मैं जब कोई अपना प्रोजेक्ट लिखता हूँ, चूँकि मैं राइटर जी जी, मैं जब उसको लिखता हूँ तो मेरा दिल नहीं करता कि इसको कोई और बनाए। ज़ाहिर है वो आप बेहतर तरीके से क्योंकि उसको मेरे से अच्छा कोई इसको बना नहीं बिल्कुल सकता, ऐसे ही। ठीक है, चाहे वो जिस तरह का भी ऐसे आइडिया ही हो, है। ठीक है। क्योंकि मैंने विजन किया हुआ है तो मुझे पता है कहाँ से क्या चीज़ लगनी है, बिल्कुल कैसे ऐसे। लगनी है, कैसे जुड़नी है। पूरा आपका सारा, जैसे इंडिया में मोस्टली कामयाब डायरेक्टर्स खुद राइटर हैं, वो सारा अपने सोच को जब स्लो लाइट पे Present लेके आते हैं वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो तो वो तजुर्बा भी तो नहीं चला ना फिर। वो इस वजह से नहीं चलना क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। एक तो जब मैंने फिल्म स्टार्ट की तो कम लोगों को पता है, मैंने 2009 में शुरू की फिल्म, अच्छा 2007 में लगी, 7 साल का डिफरेंस, ठीक। ठीक है। अब उस 7 सालों में मुझे सारी टेक्नोलॉजी भी सीखनी थी क्योंकि पाकिस्तान में कोई बंदा उस वक्त डिजिटल फिल्म नहीं बिल्कुल, बना रहा था। ठीक। मेरी पहली फिल्म थी जो डिजिटल थी, बिल्कुल ठीक है? ऐसे। कोई भी बंदा उस वक्त 2009 में एक बंदा भी नहीं है ऐसा जो कह दे कि जिसने डिजिटल फिल्म लोग शुरू तो की। कबूल भी नहीं कर रहे थे उस टेक्नोलॉजी को। जब मैं आ रहा था तो उस वक्त कोई भी बंदा नहीं था। वो तो वॉर रिलीज हुई बिलाल लाशारी, जी, जी। तो लोगों ने डिजिटल का ट्रेंड पकड़ा। बिल्कुल ठीक, उससे पहले, वॉर से भी पहले मैंने फिल्म शुरू की, जी, 2009 में शुरू की। सही। अब मुझे सारी टेक्नोलॉजी सीखनी थी, तो सीखते सीखते यानी कि मैंने एडिटिंग सीखी, एनिमेशन सीखी, 3D सीखी, फिर प्रिंट बनाना सीखा। पाकिस्तान का पहला DCP प्रिंट मैंने ही बनाया, ठीक, डिजिटल प्रिंट। और फिर मैंने उसको DHA सिनेमा में चला के टेस्ट किया कि चलता है कि नहीं सही। चलता। मुझे इवन के सिनेमा ऑनर्स ने भी कहा कि ये नहीं चलेगा क्योंकि ये पाकिस्तान में बना हुआ। मैं कि ये मैंने बनाया है, ये सही, ज़रूर चलेगा, सही। ठीक है। तो मैंने वहाँ फिर वो चला के दिखाया, तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप मुझे हमें ईद पे फिल्म दे दें। मैंने कहा यार इतनी जल्दी तो मैं बना ही नहीं सकता, ये तो मैंने वैसे ही 2-3 सीन काट के सही। इसको टेस्ट किया है कि मैं इसको फाइनल कर भी सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो फिर मैंने फिर मैंने ऑडियो को सारा सीखा क्योंकि मैं डोल बाय नहीं करा सकता था, मैं नहीं जा सकता था थाईलैंड पर, और वहाँ जाकर फिर मैं चाहता था कि सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कोलैबोरेट की जाए, ठीक, और फिर सारी फिल्में उसी टेक्नोलॉजी से बने। बिल्कुल। अब लोग अपनी फिल्में कराने जाते हैं डोल्बी हाँ जी, वहाँ बाहर जाते। मैंने अपना कोडेक बनाया खुद पाकिस्तान में की, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। सही। मेरा 5.1 जो है वो पाकिस्तानी है। सही। आज से पहले किसी का भी कोई भी फिल्म पाकिस्तान की पूरी तारीख में एक फिल्म भी मुझे नहीं याद पड़ती कि है जिसका 5.1 पाकिस्तान के अंदर हुआ अंदर हो। हुआ। मेरा लेकिन लोग सारे जबरदस्त तजुर्बे के बावजूद उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, फिल्म का जो है ना रिलीज का टाइम वो यही था जैसे फोक का टाइम हाँ, होता था वो दिसंबर। बिल्कुल जब मैंने फिल्म रिलीज की 4 दिन तो सिनेमाज ही लाहौर में बंद थे, ठीक है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू ठीक, जो हमारे आपकी रूटीन फिल्म के है, बिल्कुल। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। नंबर 3 ये है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सपोर्ट नहीं थी, ठीक है। यानी कि मैं प्राइवेट चैनल के पास बिल्कुल। जियो के पास ले गया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं चलानी, एयरवाई के पास ले गया भाई जी हम अपनी मर्जी से आपके दे दें। अब इस तरह तो फिल्म नहीं चलती, सारा फिल्म मेकर जो है वो तो इतना इस तरह तो फिल्म नहीं चलती। इस तरह तो फिल्म, जितनी वो फिल्म बनी हुई थी ना, अगर वो एग्जैक्ट टाइम पर और जिस जगह मैं चाह रहा था उस स्लॉट पे वो रिलीज होती। मैं चाहता था कि वो ईद पे फिल्म रिलीज हो, ठीक है। बेशक उसको अर्ली टाइम मिले, बड़ी फिल्मों का पहले ले जाएं, मगर उसको स्पेस सही दें, बिल्कुल ठीक, स्पेस सही दें, टाइम सही दें, ताकि लोग का सिनेमा आने बिल्कुल वाला ऐसे, टाइम हो, ऐसे। ठीक है। तो रिलीज टाइम, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा ओनर्स, इन्होंने भी फिल्म को जो है वो काफ़ी डैमेज किया। बाकी है कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जितने भी लोगों ने फिल्में बनाई, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत मारा, मगर सबसे कम नुकसान उस साल मेरी ही फिल्म ने उठाया।
सबसे कम नुकसान मुझे हुआ। मतलब ये दौर भी आ गया कि हम प्रॉफिट की बजाय ये देखना शुरू हो गए। वो कि टाइम ऐसा नुकसान था ना, बिल्कुल आप ऐसे ही। फिल्म लेके जाते थे, बिल्कुल ऐसे ही। फिल्म लेके जा, वो तो फिल्म हमारी ऐसे लगी कि इंडियन फिल्में गवर्नमेंट ने बंद कर दी। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो सिनेमा ने कहा यार अब तो हमारे पास कुछ था है ही उनके नहीं, पास, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने मजबूरी बन गई उनकी। हाँ दोनों ने फिल्में उठानी शुरू कर दी। तो वो फिल्में जो उठ रही थी और लग रही थी, उससे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि फिल्म की पब्लिकेशन सही नहीं ना हुई। अगर पब्लिकेशन नहीं होती तो फिल्म कैसे लोग, अब किसी को पता ही नहीं है। फिल्म रिलीज जब मैंने YouTube पे रिलीज की उसको 10 लाख लोगों ने देखा, अगर उसमें से 5,000 प्रॉपर बिल्कुल आ जाती। 50,000 बंदा फिल्म ले लेता तो काम पूरा था। वैसे तो इंडस्ट्री के जवाल की बेतहाशा वजूहत है, बेतहाशा वजूहत है। आपके ख्याल में कोई एक ऐसी वजह जिसके बाद बस जनाजा उठने वाला मामला हो गया? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने जो सिनेमास बनाए ना, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एग्जीबिटर्स को और प्रोड्यूसर्स को अलग अलग कर दिया। अच्छा। ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, ये ताने बाने के साथ जुड़े हुए थे आपस में लोग। जाहिर है वो पूरा फिल्म बनाने से बिल्कुल ऐसे। आप सिनेमा और मैं फिल्म बनाने वाला हूँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर तीनों एक साथ जुड़ेंगे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक ऐसे ही। है। अगर जैसे माजी में होता रहा, अगर सिनेमा ओनर ये कह रहा है कि भैया फिल्म बनाए मैं लगाता हूँ, ठीक है, MG वो कोई दे नहीं रहा, सही उसका अपना कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है, ठीक है, वो 0% रिस्क पे बैठा हुआ है और प्रॉफिट उसको 50% चाहिए, बिल्कुल, या 60% वो चाहिए, सिर्फ या कमाने के लिए बैठा हुआ है। हाँ 55% चाहिए कि वो कहता है कि भी मैं इतने पैसे लूंगा, बिल्कुल ऐसे। अब ये वो इतने पैसे तो आप ले रहे हैं, आपका 1% उसमें रिस्क नहीं है। नुकसान किसको है? प्रोड्यूसर को। बिल्कुल ऐसे। एक फिल्म फ्लॉप होगी, 2 होगी, 3 होगी, वो चला जाएगा, वो कहेगा भाई सॉरी यार मैं तो नहीं बना सकता। फिल्म तो एसेट होता है बेसिकली सिनेमा ओनर का, बिल्कुल वो उसको चलाता रहता है, फर्स्ट रन चलाता है, नहीं चलती बात। मेरे वाले साहब की एक फिल्म बनाई थी अप्रैल फूल, वो फर्स्ट रन पे नहीं चली, जैसे कि मेरी फिल्म थी, ठीक है, वो फर्स्ट रन पे नहीं चली। उसमें वो हीरो थे, आसिया बेगम हीरोइन थी, गाने वाने भी बड़े मशहूर थे, फिल्म भी बड़ी अच्छी थी, ठीक है। वो फिल्म चली 10 साल के बाद, 10 साल के बाद वो फिल्म उतर नहीं रही थी। ज़ाहिर है वो टाइम उसका इत्तेफाक की बात। अच्छा सर जी, वो ज़ाहिर है इसमें टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, टाइमिंग बहुत करती है। दूसरा ये कि एसेट फिल्म जो है वो बेसिकली सिनेमा ओनर का एसेट है, बिल्कुल ठीक। वो प्रोड्यूसर का उस सूरत में एसेट है अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो ठीक है। उस अगर प्रोड्यूसर ने आगे फिल्म भेज देनी, सपोज ऐसे प्रोड्यूसर थे वो फिल्म बनाते थे, वो आगे सिनेमा को भेज देते थे कि यार ये लो भी इतना प्रॉफिट हमारा हो गया, या क्योंकि फिल्म का एक सर्कुलेशन चल रही थी। अब यहाँ मसला है कि आप फर्स्ट किया मैंने फिल्म बनाई या किसी ने भी फिल्म बनाई और प्रोड्यूसर साइड पे इसलिए हो गया कि जिसने फिल्म बनाई उसकी अगर अच्छी भी गई तो उसको पैसे नहीं ना मिले, जाहिर है वो दूसरी फिल्म कैसे बनाएगा। हाँ, आपने उसके पेमेंट जो है वो डिले करके वो बेचारा अगर 1 साल भी वेट करेगा तो उसका कितनी देर सर्वाइव कर सकता है, वो खत्म हो गया। अगर बतौर अदाकार बात करें, ये तो बड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा, जो एक ये सवाल का इंडस्ट्री के सवाल का आप जिस वक्त हीरो है, एक कोशिश हुई उस वक्त कि एक फिल्म के ज़रिए, 2 फिल्मों के ज़रिए, और ज़ाहिर है नए चेहरे आए, आपके साथ और बहुत सारे लोग आए और वो बड़े पैमाने पे भी फिल्म, लेकिन आप फिर भी खुद को महदूद, यानी कि आप चाहना कह रहे हैं कि मैं शान की जगह क्यों नहीं आया? मतलब आपको काम कर, हाँ जी, हर इंसान की अपनी अपनी जगह होती है, सही, हर इंसान की अपनी अपनी जगह। जो मैंने किया वो इंडस्ट्री में से किसी ने भी नहीं किया। मैं 1 और 2 की दौड़ में नहीं लगा हुआ था, ठीक। मैं हमेशा जो है इस चीज़ में था कि जब लोग एक तरफ चलते हैं मैं उस तरफ नहीं चलता, क्योंकि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक। मैं मल्टीटास्कर हूँ, ठीक। यानी मल्टीटास्कर ऐसे कि मैं एक्सट्रीम मल्टीटास्कर मैंने क्लेम किया कि यानी कि मुझसे ज़्यादा किसी ने कभी फिल्म बनाने में कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो मेरा मुकाबला एक्टर से हो नहीं सकता, चाहे वो सुपरस्टार ही क्यों ना हो, ठीक है, सुपरस्टार ही क्यों ना, क्योंकि वो मेरे ग्राउंड में आके मुझे मारेगा तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ इसने मुझे मारा है, ठीक है। और उस अपनी ग्राउंड में खेल रहा है तो एक्टिंग तो सिर्फ एक एबिलिटी है मेरे अंदर, ठीक, यानी कि मेरे काम जो बहुत सारे लोगों में है, लेकिन बाकी आप देखिए टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे कितने सारे एक्टर्स हैं, बिल्कुल, मैं कई बच्चों को देखता हूँ बड़ा अच्छा काम करते हैं, ठीक है, मगर ये है कि वो स्टार्स नहीं है, ठीक है। तो फिर भी ऐसा है कि अल्लाह का शुक्र है अगर मैं समझ लें कि उन लोगों में नहीं आ पाया जिनको ये सुपरस्टार कंसिडर करते हैं, मगर ये है कि मैंने फिर भी 100 फिल्में की, मैंने फिर भी जो है दर्जनों ड्रामे किए, ठीक है, मैंने फिर भी दर्जनों कमर्शियल्स किए और सारे टॉप के किए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने चंद 1-2 ऐसे बड़े हैं जैसे वो मैंने नहीं किए,
ठीक है। बाकी तकरीबन मैंने सारे ही लोगों को टच किया, ठीक है, फील्ड में। हाँ, अब कोई कहे कि यार मैं तो इसको नहीं मानता क्योंकि ये जो है इसने फलाना, इसलिए मुझे नहीं माना। हाँ, अब जो मैंने तो किया, एक वजह है। हाँ, अब जो मैंने किया उसके बारे में भी तो सोचे ना मेरे भाई। मोहब्बतां सच्चियां, उसमें जो आपका करैक्टर था हाँ, वो बड़ा कमाल था बिल्कुल। ऐसे ही। और उसमें स्क्रीन पे एक नए अंदाज का विलन जो हीरो लुक के साथ था और डैशिंग था वो नज़र आया, लेकिन वो भी सिलसिला नहीं बढ़ सका आगे। देखिए, पंजाबी फिल्म जो है, मैं आपको बताता हूँ, आप हर सिलसिले को एंड इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपने उस शुरू की बातों को नोट नहीं किया। देखिए, उस फिल्म के बाद एंड ही होना था क्योंकि उस फिल्म से लेके आज तक सिवाय मौला जट के कोई भी पंजाबी फिल्म एडवांस स्ट्रक्चर पे बनी ही नहीं, ठीक है। तो अब वो लगी 2006 में, वो 2006 की समझ लें कि चूड़ियाँ थी, बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं। तो यानी कि वो चूड़ियाँ 8-9 साल पहले की थी। 8-9 साल के बाद कोई पंजाबी फिल्म जो है वो आज भी लोग उसके गाने गाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आज भी लोग फिल्म देखते हैं। मुझे उससे बहुत दुनिया पहचानती है। उसकी वजह ये है कि उस टाइम में आई जिस टाइम में सोशल मीडिया इन हो चुका था, ठीक। वो मेरी वाहिद फिल्म है जो सोशल मीडिया पे मौजूद है, लोग उसमें कमेंट देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैंने कितनी फिल्में अच्छा, की। ये उसमें आपका बिल्कुल किरदार ऐसा था, तो आपको लगा कि यार नहीं अब मुझे यही इसी तरफ, या ऑफर नहीं हुई? जब मैं इंडिया में रुका ना तो उन लोगों ने मुझे कहा आप यहाँ रुक जाएं, हम आपको बहुत बड़ा एक्टर बनाएंगे, ठीक है। मेरे वाले साहब को भी एक मौका इस तरह का मिला था, सही। उन्होंने भी रिजेक्ट किया, मैंने भी रिजेक्ट किया। सीखा नहीं आपने फिर? मैंने सीखा ना। अच्छा, मैंने सीखा। अच्छा। मैंने सीखा था और मैंने उनको कहा था कि वहाँ पर जाकर कोई भी एक्टर अपनी जगह नहीं बना सकता। मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट ये था, अगर आप हमें लड़की देते हैं, आप हमें घर देते हैं, आप हमें नेशनलिटी देते हैं, आप हमें सिक्योरिटी देते हैं, फिर आप मुझे इंडिया में खड़ा कर लें, फिर मैं शाहरुख खान से भी लड़ने को तैयार हूँ, ठीक है। मुझे नहीं खौफ, समझ रहे? आप पहले एहसास तहफ़्फ़ुज़ का तो हो ना। आप मुझे ये एहसास दिलाएं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, अच्छा। समझ रहे? अगर मुझे ये एहसास नहीं है वहाँ पे बैठ के, मुझे वहाँ से 2 मिनट के बाद मोदी कह रहे हैं सारे पाकिस्तानियों को निकालो, तो फिर आप सारे महफूज मामला जो है, तो फिर इसका मतलब आप वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग। अच्छा, सिलसिला आगे बढ़ता है, एक बड़ी स्क्रीन से आगाज़ करने वाला एक छोटी स्क्रीन पे चला जाता है और वहाँ भी बहुत सारे काम करता है। वहाँ आप बतौर अदाकार ही जाते हैं, बाकी आपकी जितनी खूबियाँ फिल्म को समझने की वहाँ आपको क्या लगा कि यार मेरी सही जगह यही है, या मैं जो मिसिंग आपको, या जो आप फिल्म को मिस करते रहे? मैं टीवी जो है ना वो कभी भी इस तरह नहीं किया जिस तरह टीवी के आर्टिस्ट करते हैं। मैंने हमेशा सिलेक्टिव काम किया। मतलब आप हुमायूं सईद नहीं बने? नहीं, मैं मेरे पूरी ज़िंदगी में मेरे ख्याल 25 से 26 ड्रामे टोटल में, ये मैंने 20 सालों में किए हैं, सही, ठीक है। अब हुमायूं सईद या किसी भी और कैरेक्टर को आप उठा लें जो टीवी से आया हो, उसके कम से कम 100 ड्रामे तो होंगे ही होंगे, वो एक खत्म होता है साथ ही दूसरा। हाँ, मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि अगर मैंने कहीं बाप का कैरेक्टर अदा किया तो मैंने दूसरे किसी ड्रामे में कभी बाप नहीं किया, सही, ठीक है। अगर मैंने किसी जगह नेगेटिव किया तो फिर मैंने दूसरे ड्रामे में कभी नेगेटिव नहीं किया। अगर मैं नागिन में नागराज बना तो मैं किसी और ड्रामे में उस तरह का फनी कैरेक्टर नहीं किया, ठीक है। अगर मैंने दास्तान में बसंता बना तो मैंने फिर कभी सिख का कैरेक्टर नहीं किया, ठीक है। अगर मैंने पानी जैसा प्यार में भाई का कैरेक्टर किया तो मैं दोबारा कभी, मतलब आप सारे कैरेक्टर्स कर चुके हैं इसका मतलब? हाँ, मैं जो एक दफा कर लेता हूँ, 20-22 के करीब कैरेक्टर्स है ना मुख्तलिफ फिल्म में, मैं जितने कैरेक्टर कर लेता हूँ मैं फिर उसको रिपीट नहीं करता, ठीक है। मेरी अपनी ज़िंदगी का एक असूल था कि यार मैं इतना ही काम करूँगा, कि यानी कि इस फील्ड में मैं इतना ही काम करूँगा जो रजिस्टर्ड हो, ठीक। अगर वो रजिस्टर्ड, आप देखें जब भी टीवी वाले नाम लेते हैं वो हमेशा बसंता का जिक्र करते हैं, दास्तान कैरेक्टर की बात होती है, बिल्कुल ऐसे, हमेशा उस कैरेक्टर का, क्योंकि उन्हें अपनी प्रिंट छोड़ी हुई है लोगों के जहन में। जिन लोगों ने वो देखा है, मैं कल गया तो काफ़ी सारे लोग अस्पताल में जमा हो गए, तो उन्होंने किसी ने तस्वीरें खींच ली थी। अब मुझे ये पूछ रहे कि यार आप आते क्यों नहीं? मैं यार मैं कहाँ से आऊँ, अब इंडस्ट्री में काम ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा अब आप गैप को जो आपका है इसको एंजॉय कर रहे हैं या नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, मैंने तो 2018 तक दबा के काम किया जितना मैं कर सकता था, सही। ये मैंने फुल जोर लगाया। मैंने वाले साहब की खुशी के लिए ही फिल्म को ज्वाइन किया, ठीक। मेरा कोई शौक नहीं था फिल्म करने का, ठीक है। ना ही मैं जानता था कि मुझ में इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि मैंने अपने आप को 28 ईयर्स में डिस्कवर किया। मुझे नहीं पता था कि मेरा दिमाग आम लोगों से डिफरेंट चलता है,
और मैं इतनी चीज़ें कर सकूँगा, ये मैं भी नहीं जानता था। तो ना ही ये गोल था कभी। जब मैं फिल्म में आया था तो बस गोल यही था कि भाई घर बनाना है, स्टेबल करना है, प्रोडक्शन हाउस चलाना है और अपना जो है वो काम करते रहना है। ये मुकाबला नहीं था कि नंबर 1 पे आना है, नंबर 2 पे आना है, नंबर 3, क्योंकि नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक, मैं समझता हूँ जूतों के नंबर होते हैं ना, बंदा पूछता है केड़ा नंबर का जूता है, 10 नंबर। तो मैं नंबरों पे बिलीव नहीं करता, तो मैं हमेशा वो चाल चलता हूँ जो कोई भी नहीं चल रहा होता। अब आगे क्या सोचा है? अब ये है कि 19 के बाद कोरोना आ गया था, इंडस्ट्री फुली खत्म हो गई, 2-3 साल तो सिनेमा थे ही नहीं। जी जी, ठीक है, तो ये मौला जट के बाद जो फिल्म लगी, ये भी आपको पता है 8-9 साल पहले की बनी हुई फिल्म। हाँ जी। अब आगे कहीं वो लगी है। तो अब ये है कि अब तो इंडस्ट्री में कुछ है नहीं इस वक्त, या तो कुछ हो तो बंदा कहे कि यार यही है मैं करूँगा। जी जी। तो मैंने पिछले 3 साल से फाइनेंस को स्टडी किया बेसिकली। मैं जो मिस कर रहा था चीज़, जो मुझे लग रही थी कि इंडस्ट्री में कमी है या मेरी फिल्म उस जगह पर नहीं गई, उसकी मेन वजह ये थी कि हमारे पास फाइनेंस फिर भी कम था। ठीक, हालांकि हमने उस पर 2 करोड़ रुपए लगाए। ठीक है, और उस दौर में खासी, हाँ, मगर ये है कि हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे तो टेक्नोलॉजी को खरीदने में लग गए। जाहिर है। ठीक है, खरीदने में लग गए। फिर फिल्म के ऊपर तो इतने पैसे लगे नहीं। अगर फिल्म के ऊपर इतने पैसे लगते तो फिर कहीं और हाँ, बात फिर है। एग्जीक्यूशन और होती, फिर 1 करोड़ सही, रुपये बजट होता है, 1 सही। करोड़ रुपये पब्लिसिटी होती। ठीक है, फिर कहानी और होती। मगर हमने अब मैंने उस अप्रोच को नहीं पिक किया, क्योंकि मैं इन हाउस प्रोडक्शन करना चाहता था। ठीक, यही मेरा शौक था। मैं था कि यार फाइनल में अपनी ही प्रोडक्शन, अपना स्टूडियो, अपनी प्रोडक्शन, अपने सिनेमाज, ये मेरा शौक था। मैं इस एंगल से अपनी टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये अब किसी भी फिल्म में B5.1 नहीं लिखा हुआ, मेरी फिल्म में लिखा होता है, क्योंकि वो मेरा कोड है कि मैंने बनाया है। बिल्कुल ठीक। वो मैं जिंदा रहा या मैं मर गया ज़िंदगी में, जब भी वो चलेगा उस पर 5.1 लिखा होगा, उस पर डोल्बी नहीं लिखा होगा। ठीक है, सही है। उस पर B5.1 लिखा होगा, पब्लिक साउंड सिस्टम। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो मैं हमेशा इस तरह की चीज़ें ही करना चाहता था। अब सेकंड अप्रोच ये थी कि पाकिस्तान को, उसके बाद ये अप्रोच थी कि यार ये सब काम करने के बाद इसको इंटरनेशनलाइज करना। ठीक है, तो अब जब मैंने सारे सिनेरियो को देखा तो मैंने महसूस किया कि इन सारे पिक्चर में ना कमी है। यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से आप पैसे को जनरेट कर सकते हैं। फिल्म टोटल नुकसान का कारोबार है। सही, टोटल नुकसान का कारोबार है। 2015 से लेके 2024 तक गिनती के ऐसे लोग होंगे, गिनती के, जिनको फिल्म से बेनिफिट हुआ है। ठीक, वरना सारा बेनिफिट सिनेमा ओनर्स को ही हुआ है। दुरुस्त। ठीक है, वो तो वो जैसे आपने बताया कि वो सर्कल चेंज हो गया ना, उसकी वजह से। हाँ। और फिर गवर्नमेंट भी माशाल्लाह इतनी अक्लमंद है कि जब वो आती है तो वो ऐलान कर देगा भाई जी के हमारे इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया, तो हमने 5 साल के लिए टैक्स फ्री कर। अबे टैक्स फ्री कर दिया, उसका फायदा तो फिर भी सिनेमा ओनर को ही है। बिल्कुल, प्रोड्यूसर को तो कोई फायदा नहीं है। वो उससे जुड़े हुए उनको और तो ना ही सिनेमा ओनर ने वापस पैसे लगाने हैं फिल्म बनाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी मुझे एक बंदा बता दें जिसने यहाँ पे ना फिल्म में वापस पैसे इन्वेस्ट किए। ऐसे ही वो सिर्फ कमा रहा है, कमा रहा है। वो पैसे वहाँ से कमाते हैं, वहाँ पे प्लाजा बना देते हैं, वहाँ पे स्टोर बनाते हैं, वहाँ ज़मीनें खरीद लेते हैं। हमारे बहुत सारे सुपरस्टार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शान साहब से मेरा गिला हमेशा यही था कि यार आप लोगों ने इतने पैसे बनाए, इतना पैसा कमाया, तो आप कुछ हिस्सा अपनी वेल्थ का जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को डेडिकेट करते। कि हमने 2 जनरेशन काम किया, ठीक है, तो 2 जनरेशन काम किए, तो एटलीस्ट अब जब हम आए हमने घर खुद बनाए, शान साहब को तैयार मिले। तो हमने स्टार्ट किया 0 से। उनको सोने का चम्मच मुंह में मिला, 100 से ऊपर शुरू हुआ उनका। वो सोने का चम्मच मुंह में मिला, तो फिर जाहिर बात है डिफरेंस तो होना था। ठीक है, तो वैसे शान किस हद तक जिम्मेदार है फिल्म इंडस्ट्री के इस सवाल में? देखिए, मैं सारी जिम्मेदारी तो उस पर नहीं डालता, मगर ये है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उसी पे ही डालता हूँ। क्योंकि बतौर माजरत के साथ आपने बतौर अदाकार काम को इस तरह अपनी ज़ात के साथ जोड़ा कि जो कर लिया वो दोबारा नहीं। अगर शान इस तरह करते तो शायद, देखिए, शान अगर इस तरह करते तो भी इंडस्ट्री चलनी नहीं थी। अच्छा, मेन मसला ये है कि शान साहब जो है ना वो अपने आप को लीडर समझते थे। ठीक है, वो इंडस्ट्री के लीडर थे नहीं, क्योंकि उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक, ये आई एम सॉरी टू से, मैं अगर उनको बुरी लगे बात, मगर मैं सच लग भी जाए तो सच ही है ना। हाँ, सच है। मैं तो अपने क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें लोगों को बुरी लगती हैं, वो कौन सा माजरत करते हैं। मगर मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जो महसूस किया। हालांकि इतनी तालीम करने के बाद भी, आप कॉन्वेंट से पढ़े हो, ठीक है, आपने एचईसन से एजुकेशन ली हो, फिर आपकी एजुकेशन जो है वो मास कम्युनिकेशन से भी टैली नहीं करती। यानी कि आप रेडी वाले को भी अपनी बात नहीं समझा सकते। ऐसे ही, ठीक है, आपकी फिल्में तमाम ग्रेजुअली फ्लॉप हैं। ठीक है, चंद इक्का दुक्का ऐसी जो
जिनको कमर्शियल एलिमेंट दे के, जैसे मुझे चांद चाहिए उसको उठाया, मगर अब जैसे मेरी फिल्म पहली गई थी, उनकी तो अल्लाह माफ़ करे मुझसे भी हालांकि वो उस वक्त अपने टाइम के सुपरस्टार थे, गन्स एंड रोजेस की बात है, तो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि अगर एज अ लीडर आपने इंडस्ट्री को उठाना है तो फिर आपको चाहिए था कि आप पंचुअलिटी गेन करते, आप आते टाइम पे, फिल्म को टाइम जो उनका सबसे बड़ा इशू भी है, फिल्म को टाइम देते, जूनियर्स की आप रिस्पेक्ट करते, ठीक है। आपको इस बात से डर है कि नीचे वाला ऊपर ना चला जाए तो मैं इसके रास्ते कैसे रोक दूं, तो इस तरह तो कोई सुपरस्टार नहीं बनता, ठीक है। उन्होंने रास्ते रोक दिए तो मुझे अल्लाह ने सुपरस्टार नहीं बनाया, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया दूसरी तरफ मेरा छक्का रास्ता निकल आता है, बिल्कुल ऐसे ही बात समझे। तो वो ठप्पा उन पे नहीं लगा, वो ठप्पा मुझ पे लग गया। अल्लाह ने मुझे उससे को बड़ी चीज़ दे दी जिसकी वजह से मुझे लोग अंग्रेज भी जानते हैं। ये तो अच्छी बात है। तो अच्छा जी, बहुत सारी ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसे बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमारी उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक भी रहता है और यकीनन वक्त के साथ साथ ख़त्म भी हो जाता है। स्कैंडल्स के हवाले से भी बड़े इश्यूज़ रहे जनाब, जैसे मैंने पहले तारुफ में कराया कि आप पसंदीदा थे अपने हैंडसम होने की वजह से, तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत मंजर पे हैं। और इंसान जवान होता है ना, फिर किस्से कहानियाँ तो बनती हैं। इसका मतलब ये सिलसिला चल रहा है अभी तक? देखिए, जवान तो आप अभी हैं ना। देखिए, मेरा तो अल्लाह का शुक्र है फ़ैन क्लब यही है, मुझे तो लड़के लड़कियाँ और बच्चे ही पसंद करते हैं। तो ऐसा है कि उस वक्त चूँकि हम थोड़े से बचपना था, ठीक है, बचपना ज़्यादा था, तो उस वक्त ज़रा लवर बॉय थे। सही। अब चूँकि ज़रा मैन हो गए हैं, बंदे हो गए हैं, अब ज़रा समझ आ गई है दुनिया की, तो अब ये है कि अब सबसे प्यार करते हैं। प्यार की वजह से तो हुआ सब कुछ। वो तो चंद लोगों के साथ कुछ ज्यादा हो गया। तो वो चंद लोग तो अभी भी मौजूद हैं, तो उनसे मुलाकात रहती नहीं। अब मतलब कतई ताल्लुक ला ताल्लुकी होगी कतई तौर। ऐसा है कि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने किरदार आपको बताया कि मैं कर लेता हूँ दोबारा नहीं, इसी तरह जब मैं छोड़ देता हूँ तो फिर दोबारा नहीं जाता। ये तो जो फिर तो छोड़ने का मतलब ना हुआ। सही। अगर आपने कोई चीज़ छोड़ दी है तो उसका मतलब ये है कि आपने उस जगह पर दोबारा नहीं। कहीं एहसास होता हो कि किसी वक्त यार के वो ठीक था या गलत हो गया? देखिए, गलत तो मैं नहीं कभी भी सोचता कि मेरे से हुआ, क्योंकि मैं एक समझ लें कि एक नैरेटिव था मेरी ज़िंदगी का, एक मिशन था कि या एक मकसद था कि मैंने इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे ऑब्जेक्टिव थे कुछ कि यार मैंने इस तरह ज़िंदगी गुजारनी, मैंने इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी, ठीक है। तो मैंने उस एंगल को रख के अपना डिसीजन लिया, अपना दिल तोड़ कर मैंने दोबारा से अपने आप को बनाया। सही। समझ रहे? यानी कि मैंने सॉरी माजरत कि दिल तोड़ने का फैसला आपका अपना था? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उधर से ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, वहाँ से तो मुझे ओपन थी, वो तो बाहें खुली रहती है वहाँ। कि जॉइन जो है मुझे वो आप कर लें जब भी। घर से भी ऐसी खबरें थी कि कोई इशू था, दबाव था? नहीं, मुझे कोई, मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि असल में मेन मसला जो है कि चंद ऐसे हालात इस तरह के बन गए कि मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि अगर तुमने करनी है तो कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, मगर रहना तुम नहीं है तो फैसला तुम्हारा ही है, ठीक है। तो तुम देख लो कि तुम्हें मेरी तरह रहना है या फिर मुझे इंडस्ट्री में से मिसालें दी कि तुमने इन हीरोज़ की तरह रहना। आपको मिसालें समझ आ गई? नहीं समझ आ गई। मैंने कहा मैं अकेला ही ठीक हूँ, ऊपर मेरा रब और नीचे मैं अकेला। अच्छा जी, ये गुफ्तगू तो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और जाहिर है व्यूअर्स बबरक शाह को जो जानते हैं ना, ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आखिर में जो गुफ्तगू हुई है उनको पता है ये किस हवाले से है। हम वाइंड अप के मौके पे आपको ये बता भी देंगे ताकि आपका तजस्सुस तब तक तो बरकरार है। शाह जी, जाते जाते क्या सोचते हैं इंडस्ट्री के लिए, अपनी ज़ात के लिए क्या होना चाहिए? एक पैगाम जो है ना वो। देखिए, मेरा अपना ज़ाती ये रहा है कि अब हमें जो है ना मजबूत फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। इंडस्ट्री के हवाले से बता रहा हूँ कि हमें मजबूत फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया, मैंने पिछले 3 साल से ना फाइनेंस को पढ़ा, तो मेरा अब यही है कि अगर मुझे किसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो लोन दे दे 5 ईयर्स के लिए, तो ये जो बंद सर्कल हुआ है ना सारा, इसको दोबारा से मैं रीस्टार्ट कर सकूँ। जैसे मैंने अकेले फिल्म बनाई थी, सारी अकेले ही, इसी तरह मैं सारी इंडस्ट्री अकेले चला भी सकता हूँ। ये क्लेम नहीं है, मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ। सही, ठीक है। आपका पेपर वर्क मुकम्मल है? हाँ, मैंने अपना काम कर लिया हुआ। मैं जब अंडरग्राउंड होता हूँ, खामोश होता हूँ,
तो उसके बैक पे मैं रिसर्च कर रहा था। ठीक। मैं रिसर्च कर तो कंटिन्यू स्टडी कर रहा था। तो मुझे पता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो फाइनेंस जो है। और कोई भी मैं आपको पूरे पाकिस्तान में से कोई भी अरबपति फिल्म में पैसे नहीं लगाने वाला। जो भी चाहे वो सिनेमा ओनर ही क्यों ना हो, वो नहीं लगाने वाला। ना ही कोई सुपरस्टार आपके पाकिस्तान का फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर करने वाला। फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर वही करेगा जो हमारी तरह का है, यहाँ पे पला है, बड़ा है, पैदा हुआ है, सारी चीज़ों को नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सिस्टम देखा है। बिल्कुल ठीक है, तो वही इसको बेहतर करे। तो हमें ज़रूरत है इसे फाइनेंस की। अगर गवर्नमेंट उसको पुश करे, हमें एक मैंने प्लान बनाया हुआ है, अगर वो उसको पुश करे और वो 5 इयर्स के लिए सब्सिडी दे, जैसे कि इन्होंने टेक्सटाइल को दी, बहुत सारे शोबों को दी हुई है, बहुत सारे टेक्सटाइल को दी उन्होंने, टेक्सटाइल रिवाइव कर बिल्कुल ऐसे। इस तरह लाहौर की इंडस्ट्री नहीं इंटरनेशनलाइज हो जाएगी। ये तो सिर्फ रिवाइव की बात है ना, मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनलाइज हो जाएगी। आम आर्टिस्ट जो है, आम आर्टिस्ट वो भी इतने पैसे लेगा कि अपनी ज़िंदगी में उसने कभी सोचा नहीं होगा मैं फिल्म से इतने पैसे लूँ। तो आपने इसके लिए इस प्लान को आगे कहीं सरकारी सतह पे कहीं पे रुजू किया, कोशिश की, या अभी सिर्फ आपके पास ही सब चीज़ें मौजूद हैं? नहीं, मैंने तो रिटन फॉर्म में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मेरे पास तो रिटन फॉर्म में। दुरुस्त। ठीक है, अगर मुझे कोई प्रपोजल अलॉटमेंट देते हैं, यानी कि मुझे प्रपोजल के लिए कोई ऑफ़र आती है या मैं किससे बात कर पाता हूँ, तो मैं उनके लिए प्रपोजल लिख दूंगा। उनके जो अकॉर्डिंगली, जो आपकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें जो है वो प्रपोजल आप तैयार करके आप देते हैं, फिर देन दे रिव्यू दैट प्रपोजल एंड फिर उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये काबिल अमल है। हाँ, मैं शान साहब की तरह बातें नहीं करता। बातों वाला आदमी, मैं काम करने वाला आदमी। जी व्यूअर्स, आपने बबरिक शाह की बातें सुनी। ये अभी भी उसी तरह हैंडसम है, देखने में भी और दिमागी तौर पे भी। और उन्होंने एक बाकायदा कई साल की मेहनत के साथ एक ऐसी सजेशंस की फ़ाइल तैयार की हुई है कि अगर उस पर थोड़ी सी इनकी सरकारी तौर पे मदद हो जाती है या साथ दिया जाता है, तो बकौल इनके ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ना सिर्फ एक मरतबा फिर पाँव पे खड़ा करेंगे, बल्कि उसे आलमी सतह पर भी लेकर जाएंगे। हम इसी उम्मीद के साथ कि आपको बबरिक शाह की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी होगी, हमें कमेंट में बताते रहिएगा। और वो जो बात मैंने आपके तजस्सुस की बात की थी, वो बबरिक शाह और शाह जी बता दूँ आपकी मर्जी, तस्वीर भी लगा देंगे तो पता लगे। एक ज़माने का बड़ा मारूफ स्कैंडल था, बड़ा मशहूर स्कैंडल था, वो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। अल्लाह ने